वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 13 के ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको सही विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना बताया। अब हम करेंगे निम्नलिखित का सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, क्रियाशीलता अनुपात एवं आवर्त अनुपात एक ही होते हैं। क्रियाशीलता अनुपात मतलब एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। बिल्कुल सही है। एक्टिविटी रेशो के अंतर्गत ही हमको सारे टर्नओवर रेशो निकालना होते हैं, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। तो जितने भी टर्नओवर रेशो हैं वो सब एक्टिविटी रेशो मतलब क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हम आंसर लिख देंगे, ये सत्य है, मतलब राइट लगा देंगे। सत्य। उच्च संचालन अनुपात सदैव अच्छा माना जाता है। उच्च संचालन अनुपात हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है। ये अनुपात जितना कम होता है उतना ही संस्था के लिए अच्छा होता है। तो यहां हम लिख देंगे असत्य। चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। मतलब करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। तो यहां पर लिख देंगे हम सत्य। उधार क्रय में वृद्धि से तरल अनुपात में वृद्धि होगी। गलत है ये, क्योंकि तरल अनुपात के अंतर्गत हम करंट रेशो और क्विक रेशो निकालते हैं। तो करंट रेशो और क्विक रेशो का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें कहीं से कहीं तक हमको क्रेडिट परचेस देखने को ही नहीं मिलती। उसमें तो हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेते हैं। तो ये कथन असत्य है। इसके बाद निष्पादन अनुपात और आवर्त अनुपात एक है। निष्पादन मतलब एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। सत्य। तो ये करें अभी हमने सत्य और असत्य। अब हम करते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उनका एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है हमारा, जिन दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के अंतर्गत हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान संस्था को 1 वर्ष के अंदर अंदर करना होता है वो चालू दायित्व कहलाते हैं। करंट लायबिलिटीज जब मैंने आपको बताई थी, करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स, तब आपको बताया था कि 1 वर्ष के अंतर्गत जिनका भुगतान करना होता है वो चालू दायित्व कहलाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका उत्तर चालू दायित्व। इसके बाद जब चल अनुपात अधिक ऊंचा हो तो क्या इसे अच्छा माना जाएगा? नहीं, ये 2 अनुपात 1 होता है तब अच्छा माना जाता है। तो हम यहां लिख देंगे नहीं। अगला, ऋण समता अनुपात क्या नापता है? ऋण समता अनुपात हम निकालते हैं सॉल्वेंसी रेशो मतलब शोधन क्षमता अनुपात, जिसमें किसी भी संस्था की शोधन क्षमता कैसी है, मतलब उसको जब दीर्घ काल में अपने ऋणों का भुगतान करना है तो क्या उसके पास इतना फंड उपलब्ध है कि वह अपने दायित्वों का भुगतान कर सके। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका शोधन क्षमता अनुपात। अगला, सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है
सकल विनियोजित पूंजी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, जो व्यापार में लगी हुई पूंजी है वो किसके बराबर होती है? जितनी व्यापार में लगी हुई संपत्तियां हैं वो कुल संपत्तियों के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुल शुद्ध संपत्तियां। ऊंचा अनुपात कम लाभदायकता किसके साथ लागू होती है? कि अनुपात तो ऊंचा है लेकिन जो लाभदायकता है वो कम है, वो संचालन अनुपात में होती है, ऑपरेटिंग रेशो में। तो इसका आंसर हो जाएगा संचालन अनुपात। ये थे हमारे एक शब्द। अब हम करेंगे सही जोड़ियां। ये देखिए आप, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। सारणी ए में हमको जो दिया गया है उसको हमें सारणी ब से मैच करना है। सबसे पहले हमको दिया गया है आदर्श चल अनुपात। आदर्श चल अनुपात हमने इसके पहले भी आपको सही विकल्प में बताया है कि ये आदर्श चल अनुपात मतलब करंट रेशो 2:1 होता है। ये 1 पे हमने इस पे टिक लगा दिया कि नंबर 1 का आंसर है। सेकंड देखिए आदर्श त्वरित अनुपात। आदर्श त्वरित अनुपात मतलब क्विक रेशो, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, तीनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये 1:1 होता है तो आदर्श माना जाता है। इसके बाद में शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात जो होता है वो दीर्घकालीन दायित्व के भुगतान के लिए ना निकाला जाता है। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 3। फोर्थ वाला है अल्पकालीन ऋणों का भुगतान। अल्पकालीन ऋणों का जो भुगतान है वो तरलता अनुपात में निकाला जाता है कि जब किसी भी संस्था को तुरंत अपने ऋणों का भुगतान करना पड़ जाए, तुरंत मतलब कम समय में, तो क्या वो इस स्थिति में है कि वो अपने ऋणों का भुगतान कर पाएगी, तो उसके लिए तरलता अनुपात निकाले जाते हैं। ये हो गया चौथे नंबर का। अब तो बचा एक ही है, तो हम ऐसे भी मैच कर सकते हैं। दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान, ऋण समता अनुपात, उसका फॉर्मूला ही हम ये लिखते हैं लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो ये 5वें का आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से ये सही जोड़ियां हमारी कंप्लीट हो गई और ऑब्जेक्टिव भी हमारे पूरे हो गए हैं। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं 25 मार्क्स में और इस चैप्टर में से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।